नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष पांडे और आप सभी जुड़ चुके हैं शिद्दत टॉक्स के साथ। और हमारे पास आज हमारे गेस्ट हैं प्रशांत तिवारी सर, जो कि वीडियोग्राफी और सिनेमैटिक्स सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और वो करते भी हैं। तो आइए जानते हैं सर से कि सर, आपका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में और फिल्म मेकिंग में कैसे गया? फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। बचपन से ही फिल्में देखना पसंद थी और मैं ज़्यादातर पुरानी फिल्मों का फ़ैन था। जी। फिर हुआ ये कि कोशिश में था एग्रीकल्चर में जाने का। जी। अपनी खेती बाड़ी भी लंबी चौड़ी थी, जी। तो मैंने कहा चलो कुछ सीख लेंगे, शायद इसमें कुछ सक्सेस हो जाएगा। हो जाएगी। हाँ, हमारे टीचर भी बताते थे कि ये एग्रीकल्चर वगैरह ऐसा फील्ड है कि आप इसमें जाएंगे तो अभी उतना रश नहीं है। बाकी लोग बायोटेक वगैरह में एकदम से कंपटीशन ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और सब सैलाब की तरह जा रहे थे। जी। तो मैं गया तो कुछ और करने था, और वो पूरी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन टेस्ट था, वो दे दिया ग्रेजुएशन के लिए। पर उसमें हुआ क्या कि शुरुआत मेरा एडमिट कार्ड ही खो गया। एग्ज़ाम तो मैं के पहले ही? एग्ज़ाम के पहले तो आधा घंटा तो मेरा नया एडमिट कार्ड बनवाने में ही चला गया। तो जो भी हुआ जैसे तैसे मैंने दे दिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से बुलाएंगे, बट सडनली बुला लिया। तो मैं कहा भाई क्या मिलेगा? तो वहाँ पर एग्रीकल्चर, चूँकि उनका सबसे हाई प्रायोरिटी वाला वो सब्जेक्ट था, तो वो तो भर गया, और भी बहुत सारे भर गए। फिर बीबीए रहा और मास कॉम और एक दो थे। तो बीबीए मतलब मैनेजमेंट मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार मतलब थोड़ा रूखा सूखा बहुत मटेरियलिस्टिक है, पैसा है और ये सब है, उछल कूद बहुत है इसमें, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था। और आर्ट वगैरह से लगाव था, तो वहाँ पे देखा कि भाई फिल्म मेकिंग सिखाते हैं और फोटोग्राफी सिखाते हैं और स्टोरीज़ वगैरह पे काम करना सिखाते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ कर सकते हैं। जी। तो वो ले लिया, बस ऐसे ही ले लिया कि भाई कुछ और अच्छा नहीं लग रहा, यही ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। मुझे ये नहीं लगा था कि आगे कुछ बढ़िया कर भी पाएंगे, पर जो शुरू किया जब, फिर धीरे धीरे हमारे फैकल्टीज़ ने समझाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझिए कि आप किसी से कम हैं। एक इंजीनियर क्या करता है कि वो ब्रिज बनाता है। जी। तो ब्रिज बना के क्या करता है कि दो जो तट हैं एक नदी के किनारे हैं उनको जोड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मास कॉम का बंदा क्या करता है, जर्नलिस्ट क्या करता है? वो भी तो जोड़ता है जनता से कर्मचारी को, नेता से जनता को, एक दूसरे को सबको जोड़ता है। तो आप भी समाज के इंजीनियर हैं। बहुत बड़ी बात है, प्राउड लगा होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर क्या करता है कि वो बीमारी पकड़ता है और उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, मतलब उसका इलाज करता है। तो हम क्या करते हैं एज जर्नलिस्ट कि भाई आप पहले समाज में देखते हैं बीमारी क्या है, जो भी उसकी कुरीति है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, और फिर आगे फायदा उस पर एक्शन होता है। तो आप भी एक डॉक्टर का काम करते हैं। कहा तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर मुझे लगा चलो हाँ मोटिवेट होगा कि यार कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्रिएटिविटी समझ में आने लग गई क्या चीज़ है। आर्ट से जुड़ाव शुरू से था, कोई भी चीज़ जैसे स्केचिंग, पोइट्री वगैरह पसंद थी, पहले पढ़ा करते थे, और ये सब कुछ था। फिल्म मेकिंग तो खैर बहुत ही पसंद था, और कभी कभी लगता था कि यार फिल्म बनाना, डायरेक्शन करना, ये नहीं कि एक्टिंग करनी, हमेशा शौक था कि डायरेक्शन की तरफ जाना। हाँ, डायरेक्शन देना, कभी मन करता था सॉन्ग राइटर बन जाए, मगर वो समझ में नहीं आता था। स्टोरी लिखना थोड़ा समझ में आया वहाँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, और ग्रेजुएशन के एंड तक जितनी चीज़ें की, हर सेमेस्टर में अलग अलग कुछ चल रहा, कभी फोटोग्राफी चल रही, कभी फिल्म मेकिंग, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग। तो ग्रेजुएशन के एंड तक कैसे कन्फ्यूजन में थे कि जाने क्या ही होगा आगे, क्योंकि पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ कर सकते हैं। कोई कह दे कि एक स्ट्रीम ले लो, तो वो नहीं हो रहा। तो फिर मास्टर्स कर लिया कि भाई जब ये ग्रेजुएशन पढ़ा है, मास्टर्स भी पढ़ लेंगे, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी। फिर करते करते उस समय तक बहुत कुछ आ गया समझ में, और फिर इंटरेस्ट बनने लग गया। फिर कभी थिएटर से जान पहचान हो गई कि भाई श्री राम सेंटर से किसी ने बुला लिया, वहाँ जाना आना हुआ, देखा थिएटर और उनके लोगों से मिला, कि ये
मतलब उसमें ना ऐसा अंदर से जान है, हाँ उसमें जान है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर एक लेयर, एक परत चढ़ी है। जो अंदर है वही बाहर है, और वो बहुत बोल्ड है और बहुत एक्साइटिंग है। तो सर एक क्वेश्चन जैसे हम सबके माइंड में होता है कि जो मीडिया होती है वो बिकाऊ है, वो किसी दूसरे के लिए काम करती है, अपने टीआरपी के लिए। तो सर आपका ओपिनियन क्या है, आप भी मीडिया फील्ड से हो, तो क्या ये रियलिटी है या कहीं कहीं ये चीज़ें मैस में चल रही हैं? नहीं, रियलिटी तो है इसमें, और होगी क्यों नहीं। देखिए जैसे पहले क्या था, एक डीडी नेशनल आता था, जी और डीडी नेशनल पे समाचार का एक टाइम होता था कि भाई रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक, उसी में एक हिंदी एक इंग्लिश, जी दोपहर को आएगा फिर सुबह में आएगा, ऐसा ही होता था। जी तो आप पूरे दिन में दुनिया, देश, मौसम, व्यापार सब कुछ मिला के आपको 1.5 घंटे में ही न्यूज़ सुनानी है। तो आप 1.5 घंटे में गिनी चुनी बढ़िया सी न्यूज़ सुना देंगे। जी तब तक तो वो कोई, हाँ, जो भी अब पूरी दुनिया में कहीं से भी कुछ भी आ गया, जी वो आसान काम है कि भाई हमने फ़िल्टर कर लिया और ढंग की स्टोरी सुना दी। जी फिर दौर आ गया 24/7 न्यूज़ चैनल का, है ना। जब आपने कोई चैनल का वो ख़रीद लिया है कि भाई हम ये चैनल चलाएंगे, जी और आपको एक फ्रिक्वेंसी दे दी गई है, जी तो ऐसा तो है नहीं कि 18 घंटे के लिए है या 12 घंटे के लिए। जी अगर आपने आज तक लगाया और आप सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक देख रहे हैं, और 8 बजे के बाद से ब्लैंक चल रहा है कि भाई अब सुबह 8 बजे चालू होगा, जी तो ऑब्वियस है आप उस समय स्विच करेंगे किसी और चैनल पे, जी बिल्कुल किसी भी समय। जी ऐसा हो नहीं सकता, आपको 24 घंटे चलाना है। अब 24 घंटे बढ़िया न्यूज़ लेके आना, और वो भी एक्सक्लूसिव, कि जो दूसरे के पास ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी तो इसी के लिए लोग क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, है ना। जी 80 लाख का ब्रिज गिर गया, ब्रिज गिरा जो 80 लाख का था, 80 लाख में बना हुआ ब्रिज जो आज गिर गया, तो उसको 5 बार बोले जा रहे हैं आप, 5 अलग अलग प्रकार से। हाँ बोले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कुछ डेटा अभी तक आया नहीं है। हाँ, केवल आप 80 लाख ज़बरदस्ती पूछे जा रहे हैं कितने लोग घायल हुए, जी संभावना है, पता ही नहीं है। जी आप उसको बांध के रखे हुए, आप बस ऑडियंस को बांध के रखे हुए, उसको हर 2 मिनट पर बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और नीचे हाँ, हेडिंग में और वो आप चल देखते रहा है कि रहते हो हाँ, कि वो इसलिए कि जैसे ही बंदा बोर होगा, आपका ऑडियंस जैसे ही बोर होगा, वो तुरंत स्विच कर जाएगा, जी और आप वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके चैनल को छोड़ के कोई जाए। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर जो एड्स होते हैं वो भी क्लैश करते हैं, उनमें तालमेल है, क्योंकि अगर एक के पास ऐड है और दूसरे पे बढ़िया न्यूज़ है, तो वो ऐड उसके बिजनेस के लिए ख़राब है, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए वो चलता रहता है। रात को 11-12 बजे के बाद आप देख लीजिए, फिर क्या बेकार बोरिंग न्यूज़ चलती रहती है, बस न्यूज़ है। उसमें है जैसे क्राइम की स्टोरी उठा ली, हाँ, पुरानी क्राइम की स्टोरी उठा दी, वो चला दिया, कुछ मौसम। कई बार आप देखेंगे ये जो ज्योतिष वाले हैं वो बैठ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, घंटे 2 घंटे वो चल रहा है, कुछ और बातें चल रही हैं, करवा देते हैं, डिबेट करा रहे हैं। और डिबेट भी रात के टाइम पे कोई पुराना डिबेट दिखा देंगे, क्योंकि उसके मेन टाइम तो प्राइम टाइम है। हाँ, जो प्राइम टाइम है रात का 9 बजे के आसपास का, उस पे ही मेन न्यूज़ आनी है। हाँ, उस समय ही लोगों का फोकस होता है देखने पे, जी, क्योंकि कोई खाना खाने को बैठा है, हाँ, कोई सारा कुछ करके बैठा है, जॉब करने के बाद आया, और वो टाइम है, हाँ वो टाइम है कि अब सोने से पहले, खाने के बाद या खाने के समय, वो टाइम है जब उसका पूरा अटेंशन है उस चीज़ पे, तो उस समय वो चाहेगा बढ़िया न्यूज़ चलानी। जी, तो सारे चैनल के जो बेस्ट न्यूज़ का है वो उस समय ही आएगा, जी, चाहे कोई भी प्राइम टाइम लेके, चाहे रवीश कुमार आते हो जी, या सुधीर चौधरी आते हो, तो वो फोकस करते हैं उसी चीज़ पे तो कि भाई सर अभी मेरा ऑडियंस। जैसे कि हम देखते हैं कि एक चीज़ होती है हम सीखते हैं, हमने सीखी, और एक होता है सिखाना। एक इंसान के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीख लिए हो तो आप सिखाने के लिए एबल हो गए हो। तो सर आपके माइंडसेट में ये कहाँ से आया कि मैं तो सीख चुका हूँ और कॉन्टिन्यूसली सीख ही रहा हूँ, तो मैं सिखाता भी हूँ। तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर आप खड़ा कर रहे हो, शायद आपका जो जिसको आप सिखा रहे हो सबॉर्डिनेट है आपका, वो आपसे अच्छा परफॉर्म करे, तो कहीं ना कहीं आप उसको अपना एक कॉम्पिटिटर तैयार करके बैठ गए हो। तो सर ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा लगता है कि यार कि इसको कम सिखाऊं, मुझे ज़्यादा नॉलेज रहे? बहुत बड़ा मुद्दा है ये वही है कि आपका ना इनसिक्योरिटी है
हर किसी के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है। जी। तो बहुत से लोगों में ये इनसिक्योरिटी होती है कि मेरे पास जितना है या जितना मैंने सीखा है वो ना सिखाऊं किसी को भी, जी। है ना, कि भाई वो ज़्यादा जान जाएगा तो मेरे आगे। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल था, कभी किसी का इंटरव्यू देखा था, शैलेंद्र नाम के गायक थे, 1970-80 में आए थे। जी। कुछ दिन बहुत अच्छा चले और बहुत यूनिक अलग टाइप की आवाज़ थी, जी। तो उस समय एकदम बूम पे थी। तो एक दफ़ा किसी का फंक्शन में गए हुए थे लोग, तो जैसे फिल्म कलाकार मिलते हैं तो भाई एक सॉन्ग राइटर है तो दूसरा भी है, तो सिंगर है तो दूसरे सिंगर भी आ रहे हैं। जी। तो किसी ने कहा कि शैलेंद्र तुम्हारा गाना बड़ा पॉपुलर है, आके गाओ स्टेज पे। तो उसने कहा ठीक है आता हूँ। अब वहाँ पे मुकेश जी थे, मुकेश जी बहुत बड़े सिंगर, हाँ, और पुराने और दिग्गज। तो उनको थोड़ी सी झिझक हो रही थी कि सामने में गाऊँ, तो उनको लग रहा था कि रिदम नहीं बैठेगा, ये वो डर सा लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मुकेश जी ने कहा कि मैं आता हूँ, मेरे पास गाड़ी में वो रखा है हारमोनियम, वो हारमोनियम लेकर आए और शैलेंद्र गा रहे थे और मुकेश उनके लिए हारमोनियम बजाने लगे। तो उनको मालूम है ये मेरा कंपटीशन है जी। कल को छोड़िए, आज ही अगर उसके गाने पसंद किए जा रहे हैं इसका मतलब मेरा मार्केट वो खाएगा। जी। पर उनको घबराहट इस बात की नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी अगर थोड़ा नॉलेज है वो ये बात जानता है कि नॉलेज पाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल। ठीक है, जो अच्छे हैं वही नॉलेज ग्रैब करेंगे, वही आगे जाके कुछ करेंगे। जी। तो अच्छे को आइडेंटिफाई करना ये एक आपकी जो भी अगर टीचर है या जो भी कोई है तो उसका ये पहला टास्क होना चाहिए कि अच्छे को आइडेंटिफाई करे, या अगर अच्छा नहीं भी है तो उसके अंदर क्या अच्छाई है और उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। और आप कभी रोक नहीं सकते, है ना। और होता क्या है, जो हमारे पास है वो ज्ञान है, नॉलेज है कुछ भी, तो नॉलेज ऐसा नहीं है कि हमारी ख़रीदी हुई चीज़ है। जी बिल्कुल। जैसे आपकी ये शर्ट है ना, ये आपकी ख़रीदी शर्ट है। जी। आप इस शर्ट को पहन के मुझे 500 बार डिफ़ाइन कर दें कि इस पर कौन सा रंग है, इसके रेशे कैसे हैं, ये कंफर्ट कैसा देता है, वो सारा कुछ जानने के बाद भी मैं आपकी ये शर्ट पहना हुआ नहीं पाऊंगा अपने आप को। सही बात है। जब तक आप उतार के मुझे नहीं देंगे, आप अगर उतार के दे भी दें तो भी अथॉरिटी तो उस पर आपकी है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी खरीदी हुई चीज़ है। कोई भी कह देगा भाई ये आयुष की शर्ट है ना, मेरी नहीं हो सकती। तो वो गैप हमेशा से रहता है। हाँ, क्योंकि वो खरीदी हुई चीज़ है। जी। नॉलेज खरीदा नहीं जाता। ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं किसी को पढ़ाने के लिए, चाहे पहले गुरु दक्षिणा होता था, आप पैसे दे रहे हैं, उसका घर चल रहा है उससे, पर आप उससे नॉलेज खरीद नहीं रहे। जी। और ख़रीद भी नहीं सकते, वो नॉलेज बेच भी नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज एक्वायर किया जाता है, पाया जाता है, हर जगह से लिया जाता है, उसको ख़रीदा नहीं जाता, है ना। तो इतनी कॉस्टली फीस तो कॉलेज में 2-2 3-3 लाख रुपए हैं। हाँ, तो वो तो देखिए, अब यही है ना कि भाई ज्ञान है तो फिर व्यापार में भी उसको डाल दिया। हाँ, व्यापार में उसको डील कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ व्यापार है वैसे ज्ञान भी व्यापार है। अब एक चीज़ तो है कि देखिए, टीचर को सर्वाइव करने के लिए तो चाहिए। जी। पहले क्या होता था कि भाई गुरुकुल होता था, जी, है ना, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। जी। तो गुरुकुल में जाते थे वो, एक तो दक्षिणा लेके जाते थे घर से कि भाई ये पहली दक्षिणा गुरुजी मैंने आपको दे दी, अब मैं आपका शिष्य हुआ। उसके बाद गुरुजी आपसे करवाते थे भिक्षाटन कि भाई जाओ और भिक्षा लेकर आओ। हाँ, ये है कि आप मांग नहीं सकते, कभी नहीं। आज भी आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे मुंह खोल के ये दे दो। अब कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये है कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें चलानी है। तो अब आपके लिए अगर कोई लिफ्ट प्रोवाइड करा रहा है तो भाई उसके पैसे तो लगेंगे कहीं ना कहीं, सर्विसेज देने के पैसे, सर्विसेज देने, स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं, तो वो तो चाहिए। डाउट है मेरे माइंड में, देखिए जैसे कि हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं, हम BCA पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे कोडिंग है, बहुत सारा मतलब कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। BCA में भी BCom कर रहे हैं, उसमें अकाउंट सीखना है, BBA में मैनेजमेंट सीखना है, BCA में कंप्यूटर सीखना है। तो सर ये जो सिनेमैटिक्स है इसमें सिखाते क्या है, मतलब कि ये मतलब जैसे कि आप कैमरे पे उसको प्रैक्टिकल सिखा रहे हो या उसको आप थ्योरी भी बता रहे हो, प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हो, तो ये थोड़ा सा मेरे माइंड से मतलब बाउंस है कि आप सिनेमैटिक्स सिखा कैसे सकते हो एक बंदे को। आप कंप्लीटली तो कुछ नहीं सिखा सकते। जैसे कोई भी किसी को बाइक चलाना सिखा सकता है, या मान लीजिए साइकिल चलाना सिखा सकता है,
भाई पहले पेडल मारो, है ना, फिर बैलेंस करो, फिर ये करो, फिर दोनों चीज़ साथ में रखो। यहाँ तक आपको वो बता सकता है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, है ना। साइकिल चलाने का एक बेसिक्स है, पैडल लगाना पड़ेगा और आपको आगे बैलेंस करना पड़ेगा, कट करना है तो ये करना है, मोड़ लेना है, ये करना है, उतना सिखा सकते हैं। सीखने के बाद वो कितनी देर तक हैंडल छोड़ के हाथ खुले रख के वो कितना, हाँ, वो सांप बना के जा सकता है, वो सीढ़ियों से उतार सकता है कि नहीं, ये आप नहीं सिखा सकते उसको। ये तो अपनी ये उसका पर्सनल स्किल है। हाँ, तो वैसे ही सिनेमा की टेक्निक्स हैं, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, या कैमरा वर्क भी अगर आप सिखा रहे हैं तो उसके लिए भी आप बेसिक सिखा सकते हैं, है ना, कि भाई ये बेसिक है, ये अपर्चर है, ये शटर है, ये ISO है, एक्सपोजर ऐसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे आप भी 10 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लाइट लगाएं, वो करें। उसके बाद एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा। और इसमें क्या होता है, फिल्म में, जैसे फिल्म बनाने में क्या है कि पहले लोग नियम सीखते हैं, रूल्स सीखते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक करते हैं। रूल्स ब्रेक करते हैं तभी कोई नई चीज़ बनती है, क्योंकि अगर रूल पे चल रहे हैं, आप भी उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो हमारी चीज़ बड़ी सेम सी हो जाएगी। आपने कभी रूल्स तोड़े हैं, जैसे कि रूल्स को ब्रेक करके कोई चीज़ और अचीवमेंट आपको मिल गई हो? हाँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था किसी के लिए, तो उनका इंटरव्यू किया था, उसको डॉक्यूमेंट्री के टाइप से बनाया था और उसमें एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था मैं जी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे हम कभी कभी जब आप प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं जी, तो अगर 2 वीडियो के ट्रैक के बीच में गैप हो जाए तो ब्लैकआउट हो जाता है, वहाँ पे ब्लैक आ जाता है, ब्लैक शट हो जाती है, क्योंकि जहाँ भी कुछ नहीं होगा वो ब्लैक होगा। हाँ। तो जनरली क्या होता है कि आप कट को बचाने के लिए या तो उसको बिल्कुल एक जगह रखते हैं या उसके ऊपर कोई इमेज लगाते हैं ताकि ब्लैंक ना आए उसमें। उस वाले में क्या हुआ था कि उनके बोलने का रिदम, म्यूज़िक का रिदम, और वो ऐसा था कि उसमें कट भी लगाना था, पर उसको वैसे पूरे फ्लो में ना छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो जहाँ मैंने कट किया था वहाँ थोड़ा सा गैप रखा, मुश्किल से लगता है कि 1/4 ऑफ अ सेकेंड वो ब्लैकआउट था, पर वो वैसे 3-4 जगह मैंने किया पूरे 15 मिनट की वीडियो में, और उनको कहीं बुरा नहीं लगा। हाँ, तो और वो बंदा थिएटर का है, हाँ, वो थिएटर के होते हुए फिल्म मेकर हैं, फिल्म भी बना चुके हैं, पर उन्होंने तारीफ की कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ जर्क है, करके किया था या मैंने जानबूझ के एक जर्क दिया। हाँ, वो जर्क है, अगर नॉर्मल टेक्निकल भाषा में बात करें तो वो जर्क है, पर वहाँ इसलिए दिया क्योंकि कहा ना कि उनके बात करने में और उस म्यूज़िक में और उनके सबके रिदम में थोड़ा सा वहाँ पर वो अच्छा लग रहा था। हाँ, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई कैसा है, उनको अच्छा लग गया, तो सिलेक्ट हो गया। हाँ, मतलब वो मेरा काम था भाई उनको दिखाना, उनको देना बना के, और उन्होंने बिल्कुल शिकायत नहीं की और उल्टा खुश हुए कि हाँ आपकी सारी चीज़ अच्छी लगी। कि भाई इमेज इतनी बड़ी बीच में लगा सकते थे, मैंने छोटी सी लगाई, बीच में पीछे वाइट बैकग्राउंड दे दिया, हाँ, छोटी सी इमेज लगा के छोड़ दी, वो भी उनको अच्छा लगा। तो सर जैसे आप अभी तक कितना प्रैक्टिस कर चुके हो सिनेमैटिक्स में? आपका कितना ईयर कंप्लीट हो चुका है? कि स्टार्टिंग से बताइएगा, स्टार्टिंग से लेकर के मास्टर्स तो कर ली थी मैंने, और उसके बाद फोटोग्राफी करने के लिए घर का एक कैमरा था जी, तो उससे फ़ोटो वोटो खींचना शुरू किया, करते कराते कुछ 1 साल उधर बीते, तो लेके रखिए कि 14 से 24 10 साल हो गए। 10 साल से आप सिनेमैटिक्स में हो? हाँ, मतलब पहले फोटोग्राफी ज़्यादा करता था, वीडियो बिल्कुल नहीं करता था जी। और वीडियो के लिए होता था कि जैसे किसी का काम है तो मैं अपने साथ किसी को हायर करके रखता था, तो वो वीडियो करता था, मैं फ़ोटो करता था। तो पर हाँ, ओवरऑल उस वीडियो का लुक कैसा होगा, एडिट पे मैं ही बैठूंगा, मैं देखूंगा, जो मुझे आता है वो मैं बताऊंगा, जो कुछ उसको आता है उसके साथ बोलूँगा कि भाई इसको मुझे ऐसे चाहिए। तो सर जैसे एक फ़िल्म होती है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की फ़िल्म हो गई, आपने अगर मान लीजिए शूट किया है, आप उसको एडिट कर रहे हो, तो उस एक पर्टिकुलर वीडियो को लोग बोलते हैं कि वीडियो बना करके शूट करके ऐसे डाल दिया है। तो सर
उस एक पर्टिकुलर वीडियो 2 घंटे की वीडियो के लिए हमें कितनी बार उस वीडियो को रिवाइंड करके प्ले करना पड़ता है और कितने दिन में वो वीडियो कंप्लीट होती है? अगर आप 8 घंटे काम करते हो उस पे तो 2 घंटे की वीडियो आउटपुट। फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं जी। ये फिल्म मेकिंग में तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कई मूवीज़ ऐसे हैं, अगर आजकल देख लीजिए जो VFX का काम है ना, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम VFX में ही लगता है, क्योंकि इसमें अब एनिमेशन करना है, कहीं पर फ्रेम बाय फ्रेम काम करना है जी। 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं जी। और आपको हर फ्रेम पे अगर करना है तो सोच लीजिए सेकंड के हिसाब से कितने मिनट आपको काम तो करना है। फिर तो उसके लिए ही बड़ी बड़ी टीम बैठी होती है। ग्राफिक्स और VFX के लिए जो बेंगलोर में चेन्नई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उठाती हैं ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी टीम उस पर एक्सपर्ट है, वो बैठी काम कर रही है, आपको बस देना है। और सिर्फ इंडियन नहीं, हॉलीवुड मूवीज़ के भी VFX यहाँ पे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो थोड़ा सस्ता है लेबर कॉस्ट। सर जैसे कि और एक चीज़ जैसे इसमें क्या है ना, जैसे आप मूवी की बात करेंगे तो कहते हैं कि 3 घंटे की मूवी है अगर, जी। तो 3 घंटे आपने अगर देखा है तो समझ लीजिए कि सही शॉट उसके जो हैं वो कम से कम 100 घंटे हैं। 100 घंटे में से आपको वैसे शॉट्स हटाने हैं जो आपको लगता है कि उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब एक सीन हम करते हैं, एक सीन मतलब एक लोकेशन पे बैठ के जब हम काम करते हैं, एक शूट करते हैं, तो उसमें जैसे ही आपने पोजीशन कैमरे की चेंज की, हाँ, अगर इधर था कैमरा और फिर इधर हो गया, तो समझिए कि वो शॉट बदल गया। सीन एक ही है बट शॉट बदल गया, कभी ऊपर से कभी इधर से। तो एक सीन में कभी कभी 8-8 9-9 शॉट हैं, तो वो सारा कुछ शूट हो गया, पर लगना क्या है कि जब आप बोल रहे हैं तो कैमरा यहाँ मेरे पीछे, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इधर, हाँ, पर कैमरा बार बार जाएगा और बार बार आप रिपीट करेंगे उसी एक्शन को। तो इसीलिए एक्टिंग बड़ी मुश्किल चीज़ है कि एक बार में अपने इमोशंस बाहर निकाल लेना तो आसान है जी, पर कोई बार बार कहे भाई हाँ ठीक है रीटेक हो गया, अब हाँ रीटेक तो गलती है, मगर अगर आपको दूसरा शॉट लेना है, वो ओके शॉट भी है, फिर भी आपको दूसरा शॉट लेना है, तो फिर उस चीज़ को करना है। तो क्या पता वो सारे डायलॉग्स बार बार बोलने, हाँ क्या पता वो फीलिंग, हाँ, अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हैं तो वो फीलिंग नहीं आएगी। सर जैसे आप वीडियोग्राफी करते हो, आप फिल्म मेकिंग भी करते हो, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप जिसको जो गाइडेंस देते रहो, जिसको आप डायरेक्शन देते रहो, उसको सिखाते सिखाते आप परेशान हो जाओ, तो होता ही है, सामने वाला समझ ना पाए? हाँ, सबके साथ होता है। हम लोग भी अपने कॉलेज के टाइम पे कुछ करते थे या कहीं और भी, तो इसीलिए ना थोड़ा डॉक्यूमेंट्री या इंटरव्यूज़ करना थोड़ा सेफ है, हाँ, क्योंकि उसमें रीटेक जैसी चीज़ ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो जो उसने बोलना है वही बोलना है जी। बहुत से बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं आया सर, इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, बस इतना ही है। पर हाँ, कई बार ये भी होता है कि आप दिमाग में एक पेस लेके चलते हैं कि मेरा म्यूज़िक ऐसा है जी, तो इस पे मुझे इतने पेस में ही चाहिए जो भी वो बोलेंगे, ताकि वो म्यूज़िक के साथ तालमेल बिठा पाए। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो तेज़ बोलते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि पूरा एम्फेसिस आए, है ना, स्लो मोशन वीडियोस लगाए हैं, सब कुछ है, हाँ, पर उनका बोलना स्लो मोशन नहीं हो सकता, वो बोलना तो फास्ट है, हाँ, क्योंकि वॉइस के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो दिक्कत आती है कई बार। और एक्टिंग में तो होता ही है, अगर आप किसी से कुछ बोल रहे हैं एक्ट करने, मल्टीपल फील्ड्स हैं, जस्ट लाइक आपने बोला कि सिनेमैटिक्स जब हम सीख रहे थे या मास कम्युनिकेशन जब हम कर रहे थे, तो स्क्रिप्टिंग भी थी आपकी, वीडियोग्राफी भी थी, बाकी जितने भी थे आपको पता होगा। तो सर आपने सिनेमैटिक्स सीख लिया, मैंने सुना है कि सर आप पोइट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, और तो अभी तक जैसे कि आप किसी को रोल मॉडल तो मानते ही होंगे आप पोइट्रीज वगैरह में, तो उनकी कोई एक पोइट्री आप जैसे कि हमें बताओ, सजेस्ट करो कि हम उसको पढ़ें, या फिर आपने कोई खुद की अपनी पोइट्री लिखी हो जो अभी तक आपको सबसे बेस्ट लगी हो, अपनी पोइट्रीज में से सबसे अच्छी पोइट्री मेरी यही है? अपनी पोइट्री में सबसे अच्छी पोइट्री मैं खुद से तो जज नहीं कर सकता, मेरे लिए तो सब एक ही बराबर है, मगर हाँ, अच्छा बुरा कुछ कुछ होता रहता है। बाकी अगर आप किसी की बात करें तो जैसे इनको रामधारी सिंह दिनकर को जी थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, मगर हाँ, जैसे अभी रिसेंट में पीयूष मिश्रा एकदम से वो हो गए, और पहले मैं सिर्फ पढ़ता था,
पुराने सबके पढ़े थे, जो स्कूल के टाइम पे हम लोग पढ़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं बाद में भी रश्मि रथी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रश्मि रथी तो दुनिया ने पढ़ी है, हाँ वो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उर्वशी पढ़ें। उर्वशी, तो उर्वशी में अप्सरा उर्वशी नीचे आई है और उनको एक राजा से प्रेम हो गया है। उसमें सबसे खास बात यह है कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव, मतलब बेगूसराय के पास गांव, वहाँ से आते हैं। और वो भी उन ज़माने में जबकि कुछ भी नहीं था, इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं था, उस ज़माने के हैं वो। फिर भी सोच की उड़ान ऐसी होती है कि वो कहीं भी ले जाती है। उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि भाई अप्सराएं आपस में बात कर रही हैं कि भाई हमारी उर्वशी तो फंस गई राजा के प्रेम में, और ये कहाँ धरती पे घूम रही, चक्कर काट रही है, जबकि हम तो स्वर्ग वाले हैं और हमें तो सारा सुख है जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक कंपैरिजन डाला है, दो अप्सराओं के बीच में बहस चल रही है, मतलब एक्सप्लेनेशन है अलग अलग, वो कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रही है। तो उसमें वहाँ पर एक दो जगह पर उन्होंने ये कहा कि भाई एक अप्सरा दूसरे को बोल रही है कि हमारे पास क्या है, हम तो अप्सरा हैं जी, हम ना मरते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना कुछ होता है, हमें तरह तरह के खाने और स्वाद से क्या मतलब, ना हमारी भूख है ना कोई प्यास है जी। यहाँ देखो लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, अलग अलग पहनते हैं, फूल, गंध, पत्ते, सब कितना कुछ है यहाँ देखने को। तो दूसरी कहती है कि भाई हम तो अमर हैं, इनका क्या है, ये तो मृत्युलोक है। तो कहती है ये भी तो अच्छा है ना कि आप बार बार जन्म लेते हैं और अलग अलग चीज़ों का सुख भोग पाते हैं। हम क्या, हम एक बार पैदा हुए या जब भी हुए, जैसे भी हुए, फिर उसका कोई अंत ही नहीं है, अप्सरा ही रह गए, अंत ही नहीं है। हर चीज़ को देख के हम ऊब चुके, है ना। तो मुझे लगा कि मतलब कोई कैसे ऐसे सोच सकता है जी, जबकि हम हमेशा ये सोचते हैं, धरती का बंदा यही सोचता है कि भाई हमें स्वर्ग जाना है ना। हर कोई ये सोचता है कि यार अप्सरा, चलो अप्सरा नहीं तो आप सोचते हैं कि कुछ देवता वेवता बन जाएं, इंद्र भगवान की सभा में बैठे रहें, तो हाँ कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में जाके ऐश करेंगे। और कोई आपको कंपेयर करके बता रहा है कि स्वर्ग कुछ नहीं है, उससे अच्छा सुख तो यहाँ है धरती पे ही। धरती को उन्होंने स्वर्ग ही दर्शा दिया है, स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा। और वही चीज़ जिसको हम डिमेरिट मानते हैं, उसी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी बना दी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे गुलजार की भी कुछ कुछ मैं पढ़ता था, और गुलजार जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इंसान पानी के बूंद से, पत्ते से, ज़मीन से, आकाश से, बादल से, किसी से भी बात कर सकता है। बिल्कुल उनकी तो, और शायद यही कारण है पिछले 50-60 साल से वो बंदा लीड कर रहा है ना। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको बीट कर पाया हो। अभी भी देख लीजिए आप, जब तक ज़्यादा फिल्मों में काम कर रहे थे तो फिल्म फेयर के नॉमिनेशन, अवार्ड्स सब में अगर 5 के नॉमिनेशन हैं तो उनमें से 3 इन्हीं के नाम हैं, अवार्ड भी इन्हीं को मिल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि शायद वो आदमी इतना सिंपल है कि वो अपने बारे में या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, वो सब कुछ के बारे में सोचता है। उससे रिलेशन मतलब कि वो ऐसे जैसे कर देते हैं। एक गाना उनका एक फिल्म में से था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हाँ, तो उसमें एक जो आपकी एक्स है ना, लवर, वो लिख रही है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो, मेरा कुछ तो उसमें एक लाइन उसने कही है कि एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे गीले आधे सूखे, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा सामान लौटा दो। अच्छा। तो एक मन को, है ना, दो मतलब किसी कपड़े की तरह या किसी सामान की तरह बना दिया कि भाई गीला मन, एक गीला एक सूखा
2 है तो गीला मन तुम्हारे पास पड़ा है बिस्तर के पास कहीं सूखने को दिया था, सूखा मन तो मैं ले आई थी। ये वास्तविकता से है कि सर वो मन जो होता है कि किसी और के पास चला जाता है, तो मतलब अब वही है ना कि उस चीज को ऑब्जेक्ट एज यूज कर दिया। हाँ, एज ऑब्जेक्ट बना दिया और इतने खूबसूरती से बनाया कि आप सुन के सोचें कि यार इधर भी जाया जा सकता था सोचते हुए। Exactly. हमें नहीं पता था। अब वो मैंने भी उनकी एक शायरी पढ़ी, तो शायरी भी उनकी बहुत बढ़िया होती है। तो इंस्टाग्राम पेज पे होता है गुलजार की शायरी, गुलजार का पेज ऐसे करके कोई था, मेरे पास सजेशन में आया, मैंने देखा तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो पत्ते से प्रेम कर रहे थे, वो पत्ते से प्रेम कर रहे थे और प्रेम टूटने की परिस्थिति को उन्होंने पत्तों से पेड़ के बीच की बिछुआ बता दिया। तो मतलब कि देखिए वो जो चीज़ें नेचर से मिली हुई हैं उसको इंसान का मानवीय रूप दे दिया और है सब प्रेम की ही कहानी। तो सर ये गुलजार हो गए और हमारे इस प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं कुमार विश्वास जी, वही बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत सारे हैं। सर आपका मोटिवेशन ऐसी कौन सी मूवीज़ थी जिससे आपका मोटिवेशन ये था कि यार मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, शायद उनको देखने के बाद आप इंस्पायर हुए हों या उसकी डायरेक्शन देखने के बाद आपको लगा हो कि यार नहीं मैं डेफिनेटली ऐसा करूँगा? हाँ, डायरेक्शन के लिए तो है। जैसे डायरेक्शन में ऋषिकेश मुखर्जी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत सिंपल, बहुत सादे सुलझे इंसान। हाँ, उनकी मूवीज़ गोलमाल वगैरह आपने देखी हो, जो पुरानी वाली अमोल पालेकर की गोलमाल अगर देखी हो तो उनका क्या था कि वो ना बड़ी सिंपल तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। तो इसीलिए मेरी जो फेवरेट मूवीज़ हैं या जो ऐसी मूवीज़ हैं जिनको मैं बार बार पलट के देखता हूँ और हर बार देखने के बाद हर डायलॉग के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उनकी कई फिल्में जैसे आनंद है, बावर्ची है, तो वो सब फिल्में हैं। फिर गोलमाल तो अच्छी है ही मगर वही सब कॉमेडी है, तो उसमें फन पार्ट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, जोड़ दिया है, थोड़ा बहुत इमोशनल है। फिर कुछ फिल्में गुलजार ने बनाई, जैसे परिचय बनाई और मेरे अपने, ये सब मेरे फेवरेट्स थे। और कभी कभी मनोज कुमार की कुछ फिल्में मैं देखता था क्योंकि वो बड़ा अलग सोचते थे जी। हाँ, शोर है उनकी मूवी, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सब मूवीज़ हैं जो मैंने बहुत देखी हैं जी। और अगर थोड़ा अलग से बात करें, मतलब विस्तार में बात करें इसी पे, तो जैसे बावर्ची मूवी जो है वो शायद तपन सेन ने पहले बंगाली में बनाई थी जी, और बंगाली ऑडियंस तो उतनी थी नहीं, मतलब उतनी नहीं है कि हर कोई, हाँ, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। तो ये चूँकि बंगाली हैं, ऋषिकेश मुखर्जी बंगाली थे जी, तो उनको में भी दिखा हो या जानते हो शायद कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक हमारी वो दूसरे स्टेट में है। हाँ, तो उनको शायद मतलब वो हिंदी फिल्म बनाते थे, हाँ, पर उनको शायद वो चीज़ अच्छी लगी हो कि भाई बांग्ला सिनेमा में ये बड़ा अच्छा था, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो उसी बंगाली फिल्म को उन्होंने रीमेक किया बावर्ची के नाम से, हाँ, हिंदी में। तो तब तपन सेन को एज राइटर उन्होंने लिया है। तो वो जो फिल्म बनाई है उसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, बस ये दिखाया है कि भाई एक बावर्ची है जो बाहर से आता है आपके घर में, और घर ऐसा जिसमें झगड़े हैं, है ना, घर के छोटे छोटे कलेश होता रहता है, हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दूसरे को मारने पे तुले, मगर छोटी छोटी बात पे चिढ़ गए, एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक वही हो रहा है, अलग ही सीन चल रहा है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है ना। बावर्ची जितने भी उसके घर में आते हैं, जो भी खाना बनाने वाले आते हैं, वो हफ्ते में महीने में भाग जाते हैं। तो उसमें हाँ, इसे ये सब देख करके उसमें एक बावर्ची आता है, राजेश खन्ना, हाँ, अच्छा। राजेश खन्ना हीरो हैं और वो आते हैं एज बावर्ची। तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से ये दिखाया कि भाई आप अगर छोटी छोटी कोशिश भी करें तो बीच के जो गैप हैं दो लोगों के बीच, जो बन जाते हैं और बनने के बाद फिर बहुत कंक्रीट होने लग जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, उनको आप कम कर सकते हैं अगर थोड़े थोड़े स्टेप्स भी आप एक दूसरे की तरफ लें। तो उनमें क्या करता है वो हर बार ना इंटरलिंक करने वो आ जाता है बीच में। आपने कुछ बोला,
और वो मेरे सामने आकर कुछ आपकी और बड़ाई कर वादा रहा है ना, आपके तरफ से कुछ बढ़ा अच्छा करके बोल बता रहा रहा है। है। जबकि हम क्या करते हैं जनरली कि उसकी चुगली उससे करते हैं तो उसके बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, उसने कहा था, है ना। तो यहाँ ये आके अच्छी बात बोलता है और कहता है मैं नहीं कह रहा, ये तो भैया ने कहा था। तो उसको लगता है कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो वो भी उसके बारे में कुछ अच्छा बताता है। तो ऐसे ऐसे चलता है। और उसमें लेसन देने के लिए बहुत सारे लोगों के नाम यूज़ किए गए। और उसमें एक एक्टर भी हैं, उनका नाम है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरींद्रनाथ चटर्जी, जो कि सरोजिनी नायडू के भाई हुए। सरोजिनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर होती हैं, तो उनके वो भाई, और इंग्लिश पोइट थे बहुत अच्छे। और उसमें भी उन्होंने गाने वगैरह लिखे हैं। और उनका एक फ्रेज़, एक उनका कोटेशन यूज़ किया था कि जो मेरे मतलब मुझे तब से याद है जब से पहली बार देखा था मैंने, और बार बार देखते हो तो खैर याद ही हो जाएगा। तो उनका वो कोटेशन है कि इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। एग्जैक्टली सर। है ना। तो मतलब इतनी बड़ी बात बोली है, और एक लाइन में हाँ, पूरे लाइफ को ऐसे समेट के एक लाइन में डाल दिया कि खुश रहना सीधी सादी बात है, पर सीधा साधा रहना बड़ा मुश्किल है। सही बात है। क्योंकि हम क्या है, हम अपने आसपास कॉम्प्लिकेशंस बुनते जा रहे हैं जी। है ना, जो कुछ मिल रहा है उसके साथ कॉम्प्लिकेशन जोड़ रहे हैं। सिंपल रहना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है जी। और सिंपलिसिटी का मतलब ये है कि बंदा खुद भी इतना सिंपल है ना। और जब आप खुद सिंपल हो जाते हैं तो आप सारी दुनिया की सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आपको टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, या पसंद भी कुछ दिख भी रहा है तो आप उस कॉम्प्लिकेशन को कम करेंगे, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जी। है ना। और वो बहुत ज़रूरी है जी सर। खासकर आज भी। अब कॉम्प्लिकेटेड लोग वो हैं, जैसे अगर आप मुझसे मिले या मैं आपके पास गया, आपने मुझसे बड़ी अच्छी अच्छी बात कर ली जी। ठीक है, मैं आपका ये परसेप्शन लेकर गया कहीं और, किसी से बात की, अरे आयुष तो बड़ा अच्छा आदमी, उसने कहा नहीं नहीं आयुष तो ऐसे है, हाँ वो तो मेरे पैसे लेकर बैठा है, उसके वो करके बैठा है, उसके साथ ये कर दिया था उसने। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गए कि आपका क्या है कॉन्सेप्ट हिल गया। हाँ ये क्या आदमी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप बाय नेचर वो नहीं है जो आपने बताया। और जो लोग सिंपल होते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई हम्बल है तो वो हम्बल है, ठीक है ना। अगर वो गुस्सा करता है हाँ, तो गुस्सा करता है, वो बता देगा कि भाई मेरे को यार गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, मैं नाराज़ जल्दी हो जाता हूँ या कुछ ऐसा है। तो वो सिंपल लोग हैं जी। तो सिंपल रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। कोई भी सबसे पहले एडमिट ही नहीं करता कि मेरे अंदर कोई खामी भी है, कोई ख़राबी भी है ना, वो दिक्कत है। तो ये जो फिल्म है, इसके हर पार्ट से हर 15 मिनट में आपको एक लाइफ लेसन मिल जाएगा। ये देखा तो आप जाए कुछ तो ये मत सोशल फैक्टर्स के लिए बनाई ही गई मूवी। और उसमें जो चीज़ें बता दी एक मूवी के स्क्रिप्ट के थ्रू कि आपको 10-20 साल लगेंगे किताबों में वो सब कुछ ढूंढने में, और सब कुछ जब आप पढ़ लेंगे तब उसको आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको जब ये समझ में आएगा, वो सारा काम 3 घंटे की फिल्म में उसने कर दिया। जी सर, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं और सिनेमा घरों में चल रही हैं, नेटफ्लिक्स पे, OTT पे, सब पे चल रही हैं, और पहले की मूवीज़ हैं जो आज भी लोग पसंद करते हैं, आज भी लोग देखते हैं। तो सर पहले की मूवीज़ में और आज की मूवीज़ में क्या अंतर है, और आज की मूवीज़ ऐसा क्या नहीं करती हैं जिसकी वजह से लोग उनकी लोकप्रियता कम कर दिए हैं? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चीज़ तो बहुत कॉमन भी है, कहने में भी सुनने में भी बहुत आता है कि भाई पहले लोग फिल्में परिवार में बैठ के देख सकते थे, हाँ पारिवारिक फिल्में होती थी, बिल्कुल। अब नहीं देख सकते। तो ये चीज़ तो चलता आ ही रहा है, हाँ। और लोग धीरे धीरे ओपन होते चले गए कि भाई हम हॉलीवुड की तरह हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं, है ना। और अब क्या है कि हमारा माइंडसेट बड़ा ऐसा हो गया है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम बढ़ गए कि एक अकेले इंसान को टारगेट करो, उसका सुख मैटर करता है, ज़रूरी नहीं कि उसके सुख के साथ हर चीज़ को जोड़ दिया जाए। जी। पहले क्या था कि भाई फिल्म बनाना है तो उसके पास ये चैलेंज है कि मुझे 3 घंटे में गाने भी डालने हैं, मुझे 3 घंटे के अंदर कहानी भी बतानी है, लोगों को मोटिवेट भी करना है, इंस्पायर भी करना है, और सबको जोड़ के रखना है। जोड़ के रखने का फ़ायदा ये होता है कि पहले क्या होता था कि गांव के गांव लोग जाते थे सिनेमा देखने,
हाँ, ट्रकों में भर के, बसों में भर के, और वैसे पूरा जाते। मेला जाता हाँ, अभी भी आप देख लीजिए कि जहाँ कहीं जैसे भोजपुरी फिल्में लगती हैं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में जहाँ लगती हैं, लोकल लैंग्वेजेस जो हाँ, तो उनके जो सिनेमा घर के लोग होते हैं ना, वो आज के डेट में भी बसें भेजते हैं गांव में कि भाई लोगों को लेकर हाँ, के कि अगर आना है, ये मूवी देखनी है आपको, रवि किशन की नई मूवी आई है, आ जाओ, मनोज तिवारी की मूवी आई है, देख लो, नेरा हुआ बड़े पॉपुलर है, तो उनके लिए वो भेज देते हैं और भर भर के लोग आते हैं। तो उससे क्या है, सिनेमा बनाने वाले का भी फ़ायदा है ना, कि जहाँ हमारे जैसे आपके जैसे लोग भले ही 250 की टिकट लेकर किसी मल्टीप्लेक्स में बैठ रहे हैं, पर कितने हैं एक थिएटर में, मुश्किल से 100 लोग बैठे हैं, 100 से 150 लोग बैठे हैं, मतलब हर फिल्म अच्छा नहीं कमा पाती ना, तो वैसे 150 लोग बैठे हैं 250 की टिकट या 300 की टिकट लेके, मगर वहाँ जो 50-60 रुपए की टिकट ले रहा है, पर वो 100-150 टिकट एक बार में खरीद जा रहे हैं, है ना, और एक थिएटर के अंदर सारी सीटें फुल हैं, अलग से चेयर डालनी पड़ रही है, और हर बार वही हो रहा है कि सीटियाँ बज रही, तालियाँ बज रही, खत्म हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, तो सोचिए कि उसका सेल भी कितना बढ़ गया। मनोरंजन का पूरा मतलब कि स्रोत कर देते थे। और मनोरंजन पहले इम्पोर्टेंट था, और उसके साथ साथ था कि भाई आपको सामाजिक मैसेज भी देना है, क्योंकि समाज को जोड़ना हमेशा एक चैलेंज रहा। फिल्में कब बनकर आई? फिल्में आई जब अंग्रेज जा रहे थे, हम आज़ाद हो रहे थे, तो उस समय बहुत से चैलेंजेस थे। और उसमें क्या होता है कि जैसे आपको नुक्कड़ नाटक आपने किया है जी। हाँ, तो नुक्कड़ नाटक क्या है कि भाई हम गली मोहल्ले नुक्कड़ों पे जाके, गांव के कोने कोने में जाकर हम नाटक करके एक मैसेज देते हैं कि ये हमारा मैसेज है, हम आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पर उसके साथ छिपा हुआ एक मैसेज है, उसको डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मेन फोकस है आपका, है हमारा वही है, मेन टारगेट वही है कि भैया देना तो ये मैसेज ही है, पर कैसे दें कि हर किसी को समझ में आए। और हर तो आप वहाँ नाटक कर रहे हैं, आप उसमें कुछ न कुछ गाने जोड़ रहे हैं, हाँ, एक्शन से ऐसे जोड़ रहे हैं, जो एकदम फोक या पॉपुलर गाने हैं उनकी लाइनें आपने उसमें ऐड कर दी, उसमें ठुमका लगा दिया, सब कुछ कर दिया, ताकि बंदा ठहर के आपको देखे, उसका मनोरंजन भी हो, और साथ साथ उसके दिमाग में ये मैसेज जाए कि भाई ये मैसेज है इनका। तो पहले कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि भाई आप आज़ाद हो गए, अब आपको आगे बढ़ना है, हाँ, कुछ करना है देश के लिए जी। तो एक पुराने फिल्म का गाना आप अक्सर सुनते होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी, या फिर जब ये वार्ड कमिश्नर और बाकी लोगों का चुनाव होता है, तो उस समय ये अक्सर आता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए ज़माने में लिखे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। ये एक फिल्म का गाना, सुनील दत्त वगैरह हैं, है ना। तो उस फिल्म में दिखाया यही है कि देश आज़ाद हो गया है, और अब आइए नई शुरुआत करते हैं, और अपने यूथ के साथ और अपने लोगों के साथ मिलकर देश को बनाते हैं। तो ये उनका प्राइमरी फोकस है। बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें, गाने हैं, हीरो हीरोइन, एक्शन, सब कुछ रहेगा, पर प्राइमरी फोकस इस बात पे है कि भाई हमें समाज को जोड़ के रखना है, आगे लेके चलना है। तो ये चीज़ पहले बहुत थी, और हर कोई कोशिश करता था कि भाई टारगेट करो, जहाँ कहीं भी कुछ बच रहा है दिखाने को, है ना, कोई मैसेज है जो बड़ा अच्छा है, इसको हम दे सकते हैं, तो लोग उस पर टारगेट। अभी क्या है कि एकदम से इंडिविजुअल हो गया मामला, कोई लैपटॉप पे बैठा देख रहा है, हाँ, OTTs आ गए, हाँ, कोई फ़ोन में देख रहा है। अब नेटफ्लिक्स के लिए फिल्में बन रही हैं, है ना, ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के लिए फिल्में बन रही हैं, नेटफ्लिक्स पैसा दे रहा है प्रोडक्शन के लिए कि भाई आप बनाइए, हम आपकी मूवी चलाएंगे, हाँ, हमारे OTT पे रिलीज़ होगी। अब है क्या कि आप कहीं भी बैठ के देख रहे हैं। पहले क्या होता, फिल्म देखने का मतलब है कि आप कैसेट्स लेकर आ रहे हैं, वो VCP VCR में, DVD आती थी, हाँ, DVD आती थी, और DVD से पहले VCD या VCR VCP ऐसे आते थे, VCR वगैरह, हाँ, VCR वगैरह आते थे। तो उस समय मतलब वो एक इवेंट हो जाता था, आज पूरा, हाँ, कि आज मूवी लगी है, आपके घर के लोग हैं और आसपास के 2-4 घर के लोग जिनसे आपका आना जाना ज़्यादा है, उन सबको आपने इनवाइट कर लिया, आओ फला मूवी आज देख रहे हैं, आज शोले लगी है, आज पाकीज़ा देख रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता था कि एक मतलब सामाजिकता तो है ही, सब मिल के बैठ के देखेंगे, एंटरटेनमेंट ही है, मगर एक जुड़ाव है, एक प्रेम लोगों के बीच में से। और अभी क्या है कि वो ख़त्म, है ना। आप अगर घर के अंदर बैठ के कुछ खाते पीते या बिना खाए पिए भी आप देख रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पर उसमें इवेंट वाली बात नहीं है। और वही आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ आप पॉपकॉर्न खरीदेंगे, 10 लोगों को देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक चल रही, सब कुछ चल रहा है, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, आपका फोकस इस चीज़ पर है
कि भाई हम सिनेमा देखने आए हैं, 3 घंटे सिनेमा देखेंगे, किसी का फ़ोन आया तो कहेंगे कि भाई करता हूँ, अभी सिनेमा देखने आया हूँ, है ना, और आप बाहर निकल जाएंगे, वहाँ वो रोक देंगे फ़ोन को। आप अगर घर पे देख रहे हैं, फ़ोन आ गया, आप फिल्म को रोक देंगे, है ना, आप बात करने चले जाएंगे, 1.5 घंटे के बाद पता लगा कहाँ थे यार, क्या देख रहे थे, क्या हो रहा था इसमें। ये तो हमारे कंसंट्रेशन की बात हो गई कि हम मतलब कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सिनेमा थिएटर है और एक हमारा OTT है। बट सर जहाँ पे जो मेजर डिफरेंस, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहले लोग परिवार के साथ मूवीज़ देखते थे और आज के लोग अकेले में मूवी देखना पसंद करते हैं। तो सर मूवीज़ में ऐसे क्या कंटेंट्स आ गए जो लोग परिवार को त्याग करके मूवीज़ को अकेले देखना पसंद करने लगे? क्योंकि अब वही है ना कि अगर मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई मेरी ऑडियंस हर तरह की है, मेरी ऑडियंस कुछ ऐसी भी है जो सिर्फ दोस्ती यारी जानते हैं जी, या कोई ऐसे हैं कि भाई सिर्फ इमोशंस हैं, मतलब इमोशंस का मतलब कि भाई अगर प्यार मोहब्बत या कोई भी चीज़ है जी, या उसके साथ कुछ और भी है, जी, कोई गलत चीज़ भी जुड़ी हुई है कि भाई उसकी, मतलब एक ऐसे आदमी को भी आप टारगेट कर रहे हैं कि उसकी एक वाइफ है ना, स्टोरी में उसकी एक वाइफ है, पर वो ऑफिस में किसी और के साथ लगा हुआ है ना, अफेयर चल रहा है, अफेयर्स चल रहे हैं, उसकी वाइफ का शायद किसी और के साथ अफेयर चल रहा है या शायद वो चलाने वाली है। जैसे एक मूवी है लंच बॉक्स, है ना, देखिए आपने लंच बॉक्स? लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में जो जिसके पास वो गलती से चिट्ठी पहुंच जाती है, लंच गलती से पहुंच जाता है, उसके बाद वो बातचीत शुरू हो जाती है जी, और वो एक्चुअली शादीशुदा है, पर उसको अपने पति के साथ समय बिताने के लिए मिलता नहीं, वो घर बैठी बोर हो रही है। इतने में कोई ऐसा मिल जाता है जो उसकी हर बात को सुन रहा है, सीरियसली लेता है और उसको केयर करता है। तो एक टाइम तक वो जाते हैं, बट ठीक है, उसमें एक अच्छा मैसेज दिया कि भाई वो भटकाव भी ठीक नहीं है हमारे लिए, तो वो वहाँ रुक गया। पर है क्या कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब वो हर समय जो कोई भी स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग काम करता है, वो हमेशा जस्टिफिकेशन ढूंढता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं। आप उसको हमेशा कोस देंगे, आप दोस्त हैं, आप बोल देंगे अरे तुम जो कर रहे हो गलत है, वो हर जगह से कोसा जा रहा है, उसको कहीं जस्टिफिकेशन चाहिए कि मेरी भी एक, है ना, कहानी है और मेरी प्रेम कहानी भी सच्ची है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है। उसको जस्टिफाई करने के लिए भी लोग फिल्म बना रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो भी एक माहौल में ठीक है। तो अब इस चीज़ को लेके आप सबके बीच तो नहीं बैठ सकते ना। सही बात है, क्योंकि आप एक ऐसे बाप हैं जिसका एक बेटा और एक बीवी है, अगर वो देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा अरे पापा तो ऑफिस में यहाँ लगे हुए थे, है ना, वही कहानी दिखा रहे हैं यहाँ तो, जी, है ना। आप वो चाहेंगे नहीं कि मेरा बच्चा या मेरी बीवी एक्सपोज हो उस चीज़ से, वो ना देखे ऐसी कहानी। तो कह सकते हैं ना सर कि इन मूवीज़ ने सोसाइटी के कुछ चीज़ें जो थी, कुछ तत्व थे जो पर्दों में रखा था, पर इन मूवियों ने उनको खोल के रख दिया कि ये खुलेआम हो रही हैं। एक पत्नी एक पति के बीच में क्या हो रहा है ये पर्दे की बात होती है, और आप उसको एक बड़े पर्दे पर दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये गलत है, इम्प्रूवमेंट इसमें लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा ये ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम मूवीज़ भी देखने बैठते हैं घर पे भी, मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, तो ये एक डर अंदर से लगा रहता है सर कि कब क्या सीन आ जाएगा, कब क्या सीन आ जाएगा, कि फिर वो ऑकवर्ड। हाँ, उनको पता है कि ये मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, पर है तो माँ ही ना, तो आप उनके साथ ओपनली बैठ करके इतना नहीं देख सकते। दैट्स वाई सर हमने मूवीज़ देखना भी बंद कर दिया। कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं हमारी जो हम हमेशा टारगेट करके कि देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि पुराने में सीरियल्स नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप सीरियल्स की भी बात कर लें तो सीरियल्स में वल्गरनेस नहीं है। मूवीज़ में 3 घंटे में आपको सब कुछ दिखा देते हैं कि ये 3 घंटे में हम करके दिखा दिए, अब दिखाओ आप। 4-4 5-5 साल से आप सीरियल चला रहे हो। तो सर जहाँ पे मेरा थॉट जाता है कि यार अगर सोसाइटी वाइज देखा जाए या एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर देखा जाए, तो मेरे हिसाब से सीरियल बेस्ट ऑप्शन है अब फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए। सर जैसे आप लिखते भी हो, आपने स्टोरीज़ भी बहुत सारी लिखी हुई हैं, मैंने आपकी स्टोरीज़ भी पढ़ी हुई है। इनफैक्ट आपकी जो पोस्ट हम देखते हैं पोइट्रीज़ वगैरह की, शायरीज़ वगैरह की, तो सर इसकी जब आप लिखते हो तो मतलब कि वो थॉट प्रोसेसिंग आपने पहले से डिफ़ाइन किया रहता है, जब आप लिखने बैठते हो तब आप ज़्यादा डीप जाते हो? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि
खासकर अपनी बात करूं जी तो मैं प्रोफेशनल पोएट नहीं हूँ, जी, है ना, पैशन कभी कभी वाली लिखता हूँ। जी। हाँ, तो उसमें क्या है कि वो पहला हिंट, पहली 2 लाइन वो अपने आप आती है दिमाग में, है ना, कि किसी माहौल में आप हैं और सडनली सोचते सोचते, तो क्या है, अगर आप सोचते हैं तो या तो आप बहुत निगेटिव सोचेंगे या फिर कुछ ढूंढेंगे, जो हम सभी कर रहे हैं कि भाई सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो कुछ भी करने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है, या कुछ कर रहे हैं उस बीच में भी आता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्या होगा, है ना, इससे क्या सीखा। तो उस समय कहीं ना कहीं ये ख्याल एक आ जाता है, तो वो पहली लाइन तो ऊपर वाला फीड कर देता है। बाकी फिर ये, हाँ, बाकी ये है कि भाई उसके बाद अब बाकी बातें आप अपने हिसाब से बोलिए। तो कभी 2 मिनट में बन के 8 लाइनें तैयार हो जाती हैं, कभी हाँ, कभी 2-2 दिन लग जाएंगे और आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने कई डायरी में ऐसी लिख रखी है कि 4 लाइन 6 लाइन पे अटकी पड़ी है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, वो नहीं कंप्लीट हो उसके बाद आप उस मूड में आए ही नहीं हो जो मूड आपका था 4 लाइन लिखने के बाद में, कि आप 4 लाइन लिख दिया आपने और उसके बाद आपका वो मूड दोबारा से बना ही नहीं कि यार हम इमोशनल हैं उस टाइम पे, तो इमोशनल लिख दिए हैं, उसके बाद अब वो उतना इमोशनल आप कई बार, हाँ, आप कई बार जब रिविजिट करेंगे अपने ही पोएम को तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने लिखा था, एग्जैक्ट भूल जाते क्योंकि आप वो भूल गए, आप उस माहौल से बाहर निकल गए, आप वो सारा कुछ भूल गए जी। ये तब हो सकता है आप प्रोफेशनल राइटर, मतलब प्रोफेशनल पोएट हैं, कि आप किसी भी मोमेंट पे कभी भी कुछ भी लिख देते हैं, हाँ, है ना। तो वैसे वाला इंसान कंप्लीट कर डालेगा उसको, वो छोड़ेगा नहीं। पर जिसको इमोशंस आ रहे हैं या उनको वो कन्वे करना चाह रहा है, तो वैसे में फिर आप प्रोफेशनली नहीं लिख सकते जी। मतलब आएगा दिमाग में तो ही लिखेंगे। और अक्सर क्या होता है, रात को 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे आप सो नहीं पा रहे अगर, या सोने जा रहे हैं और दिमाग में कुछ चल रहा है या टीवी पे कुछ देख लिया आपने और उससे ख्याल आ गया जी, तो वो अचानक से उसको गढ़ दिया और बन गया कुछ। सर यहाँ तो बातें हो गई फिल्म्स की और आपकी स्टडीज़ की भी बातें हो गई, आपका इंटरेस्ट भी हो गया। तो सर बातें हमारी हो रही थी, आप लिखते हैं वो अच्छा, और हम मूवीज़ पे स्विच कर गए। तो सर अगर आपने कुछ लिखा हो तो हमारे ऑडियंस के लिए कुछ सुना दीजिए, तो बहुत कृतार्थ रहेंगे आपके हम। ये कि मैंने लिखी थी रिसेंट में ही कि ज़िंदगी ख़रीदने के लिए खुशियाँ तमाम बेचाया, वो धूप भरी सुबह वो ठंडी शाम बेचाया जी। खुशियाँ महंगी थी शहर में काफ़ी, कुछ यादें और कुछ आराम बेचाया। वाह। तरक्की मिलती नहीं थी लंबे समय से मुझको, तरक्की मिलती नहीं थी लंबे समय से मुझको, तो थोड़ा घर वालों का नाम बेचाया जी। तो ये इसमें वो सुबह शाम वाली बात मेरे दिमाग में तभी आई थी कि भाई कई बार आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, सुबह भी आप भाग के नौकरी पकड़ते ही आ रहे हैं और शाम भी आपके निकलते निकलते शाम बीत जा रही है, सूरज ढल चुका है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, तो ये 2 बहुत ज़रूरी मोड़ होते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इनको आप मिस कर जा रहे हैं हर रोज़। हाँ जी। और किस लिए कि जाने का मतलब, मुझे तो ये लगता है कि हम सब में बहुत सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत कहीं भी जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनेपन से बाहर हो गए। हाँ, तो इसीलिए जब अपने से बाहर निकल गए आप और आप कुछ वो स्टेप ले रहे हैं जो आपको समझ भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कतार में हैं और पीछे से कोई धक्का दे रहा है, आपको आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रोकेंगे तो पूरी भीड़ पीछे रुकेगी या तो वो आपको कुचल के जाएगी, है ना। तो वो आपको बस उसमें लगे हुए हैं, आप किए जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला नहीं पता, है ना, उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस चीज़ें चल रही हैं, आप किए जा रहे हैं, एक फ्लो में हैं। तो ये फ्लो में तो आप आ गए, पर कहीं ना कहीं जो लाइफ के छोटे छोटे पल होते हैं सुकून के जी, जैसे आप घर में जब हम लोग बचपन में घर में होते थे या गांव में होते थे, आप पूरे दिन घर पे हैं या खेल रहे हैं कूद रहे हैं, सब कुछ है, दूर से कहीं रेलगाड़ी गुजर रही है उसको देख लिया, या रेलगाड़ी गुजर रही है उसके बगल बगल आपने दौड़ लगा ली, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि अरे यार बड़ा मज़ा आ गया। हाँ, या ऊपर से जहाज उड़ती हुई, हाँ, आपके सामने शायद आसमान में बादल हर रोज़, है ना, हज़ारों किस्म के रंग रूप बदल रहा है जी, आप देखेंगे तो बड़ा सुकून मिलेगा, पर आप जब देख ही ना पाएँ, हाँ, देखने का समय नहीं है जी, और देख भी रहे हैं तो आपके
जेब में मोबाइल गुनगुना रहा है और वो कह रहा है कि भाई उठाओ चलो, हाँ कहीं चलना है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। अब ये हालत हो गई है, मैं आपको बताऊं, जैसे अपने शहर गए वापस और घूमते फिरते इधर उधर, तो एक दफ़ा मेरे दिमाग में यही आया कि पहले क्या होता, हमारे घर के पास में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो हमारा टाइम पास उधर ही होता था कि भाई पहाड़ियों पे गए उधर और बेर वगैरह, जंगली बेर वगैरह रहते थे, वो तोड़ा, कुछ कांटे वाटे लग गए, हाँ उधर ही खाया, और वो अचीवमेंट है तो वो करने निकल जाते थे। तो शाम को अगर आप गए हैं, उस समय तो फ़ोन मोबाइल कुछ था नहीं, मतलब फ़ोन होता था तो फ़ोन तो घर पे है, आप निकले खाली जेब, और घर वालों को पता है घंटे में आ जाएगा, हो सकता है 2-2.5 घंटे भी लग गए, हाँ, पर 2-2.5 घंटे आप भूल गए, यार इतना समय हो गया, अरे सूर्य ढलने को आया है ना, तब आप भागे भागे घर को आ रहे हैं। और अभी क्या है, उसी जगह पर हैं और खाली हैं, सुबह का समय है, कोई आपको नहीं ढूंढ रहा, पर हर 10 मिनट पे आप मोबाइल निकाल के देखेंगे, हाँ, तो आप कहीं हैं ही नहीं, आप उसी के जाल में फंसे हुए हैं। अब ऐसे पोजीशन पे हम आ गए हैं, इतने कॉन्शियस हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेके कि आपको हमेशा ये सता रहा है कि कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, वो है फ़ोन में ही, हाँ वो फ़ोन में है या आपके दिमाग में है, जो भी है, पर फ़ोन आपके पास है तो आप, और फ़ोन घर पे भी छूट गया ना, तो भी आपके दिमाग में ख्याल होगा कि कुछ छूट रहा होगा यार, करना कुछ नहीं है, आपको मालूम करना कुछ नहीं है। ये वैसा ही है जैसे सड़क पे आप बाइक चला रहे हैं या कार से जा रहे हैं जी, आपके बगल से ऐसे झन्नाटे में एकदम से एक बाइक वाला निकलेगा, तो आपको लगे यार बड़ी जल्दी में है ये, जाने क्या करने जा रहा है, आगे जाकर के फिर आगे जाके वहाँ वो सिगरेट पी रहा होगा किसी गुमटी पे खड़ा होकर, टपरी पे बैठ के, उसको उतने ही तक जाना था, पर ऐसे गया जैसे पता नहीं आज ये पूरा देश पार कर जाएगा, है ना, तो उसकी वो हड़बड़ाहट किस काम की है उसको भी नहीं पता जी, बस उसको है। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है, जैसे कि सर आपके स्टूडेंट्स हैं, जब आप क्लास में होते हो, आपका लेक्चर्स होता है, तो ऐसा कभी होता है कि डिस्टर्बेंस आप में क्रिएट हो गई हो, जब आप लेक्चर ले रहे हो तो उनका फ़ोन वो यूज़ कर रहे हो और आप उनको कॉन्स्टेंटली बोलते रहो कि यार अब फ़ोन मत यूज़ करो, या ऐसा, मतलब फ़ोन की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ हो या उनका माइंड कहीं और है और टॉपिक हाँ, फ़ोन तो दूर गया, फ़ोन से तो चलिए हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप पढ़ा रहे या कोई मैसेज दिख गया या कुछ हो गया, पॉपअप आ गया, तो पॉपअप आ गया तो आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो तो अपनी जगह पे फ़ोन, अभी फ़िलहाल क्या है, एक हम लोगों का टाइम में और अभी के जनरेशन में इतना फ़र्क आ गया है कि हमारे टाइम पे अगर हम बैठे 45 मिनट की क्लास में बैठे हैं तो मालूम होता था कि भाई नज़र तो टीचर की तरफ ही रखनी है, और जब तक टीचर बोर करके सुला ना दे, आंखें आपकी झपक ना जाएं, तब तक आंखें वहाँ से हटनी नहीं है ना, लगातार उधर देखते रहना है, इधर उधर नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं लगता था, और फिर यह था कि भाई डांट देंगे। हाँ, अभी क्या, दोनों चीज़ें, डांट भी नहीं सकता सामने वाला, हाँ कि मुझे देखो, हाँ तो वो भी नहीं कर सकते, और उनको डर भी इस बात का नहीं है कि हाँ क्या ही कर लेंगे, हाँ वो है कि यार कुछ गलत थोड़ी कर रहे, बात ही तो कर रहे हैं। अब वो उसमें फ़र्क आ गया, हाँ पहले था कि भाई बात करना ही सही लग रहा है, हाँ, तो अभी क्या है, आप कुछ भी बता रहे हैं 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप नज़र घुमाइए, उतनी देर में या तो बच्चा फ़ोन पे होगा या फिर बगल में किसी से बात कर रहा होगा, और इस तरह से बात कर रहा होगा कि आप बैठे यूँ देख रहे हैं वो हाँ कर लो, और वो नहीं देख पा रहा कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आप मतलब कई बार ना उनके भी फोकस से बाहर हो जाते हैं, कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं, जबकि आप सामने खड़े हैं 6 फीट के, फिर भी आप बाहर हैं। तो ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें ये भी है कि बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। हम लोगों के हमारे टाइम पे माँ बाप ने और सब ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, फिल्मों ने भी सिखा दिया कि भाई फिल्म में डायलॉग है, कोई विलेन है या कोई शत्रुघ्न सिन्हा है, वो कह रहा है कि भाई 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में छोटे को नहीं बोलना चाहिए, है ना। अब ये चीज़ खत्म हो गई, लोगों के कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि ये है ना हाँ कि भाई 2 लोग बात कर रहे हैं कि बोलना तो हम बोल सकते हैं यार, बोलना तो अधिकार है मेरा, मैं तो बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा, हाँ। अब ये क्यों ना गलत ही बोले, और आज के डेट में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कई बार ये हालत हो जाएगी कि टीचर को बाहर निकालना पड़ेगा कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ, हाँ, क्योंकि तुमने पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रखी है, पर वो बोलना नहीं बंद करेगा। अभी मतलब कुछ ऐसा है हमारे क्लासेस में भी ऐसा होता रहता है कि तो ये आजकल चैलेंज है, और इसीलिए अब जो फैकल्टी है, टीचर है, जो कोई भी एंगेज कर रहा है, उसके पास ये चैलेंज हो गया, और उसको इससे ओवरकम करना है कि यार कुछ भी करो आपको उसका अटेंशन लेना पड़ेगा जी, है ना।
तो वो एक चैलेंज बन गया। जैसे उस समय बात हुई ना कि भाई न्यूज़ चैनल है तो उसके पास चैलेंज है कि वो स्विच ना कर जाए, है ना, वो ऑडियंस अपना फोकस बदल ना ले। हाँ, तो जैसे वो ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं टीआरपी के लिए, वैसे आपको पढ़ाने के लिए अब अपने बच्चों को पकड़ के रखना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स को पकड़ के रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आजकल। तो सर जैसे कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारी बातें हुई, आपने बहुत चीज़ें हमें बताई सिखाई हैं। तो सर आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि सिनेमैटिक्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में आपने इसके इंटरव्यू के पहले आपने बताया कि आप लकड़ी के ट्राइपॉड से आप लोग शूट करते थे। तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करती हैं, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आप कैसे काम करना चाहते हो और आपके अंदर कितना मोटिवेशन है उस काम को करने के लिए। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप हमारी ऑडियंस को, शिद्दत टॉक्स की ऑडियंस को ये बताएं और कि कैसे आप एक बार फोकस्ड होकर के सेम फील्ड में काम करें। सक्सेस होना ना होना वो अलग चीज़ है, पर आपका कांस्टेंट वर्क बहुत कुछ शो करता है। तो सर एक बार इस पे प्रकाश डालते आप तो हमारे लिए बहुत ही मदद हो जाती। ये इसमें तो एक चीज़ तो है कि भाई कंसिस्टेंसी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, कि जो भी करें कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ही करते रहें। जी, ये ना सोचें कि यार इससे रिज़ल्ट नहीं निकला, उससे रिज़ल्ट नहीं निकला, आगे क्या करेंगे, इसमें फ़ायदा नहीं, छोड़ देते हैं। जी, अगर आपको वो काम अच्छा लगता है जी, तो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी कीजिए, पर करते रहिए, है ना। एक तो वो चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ जो अभी आपके बोलते बोलते मेरे समझ में आया कि छोटे से ही शुरू कीजिए, कुछ भी कीजिए, जी, है ना। और नज़र हमेशा ऊपर रखिए, हाँ, कि अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं एकदम से छोटा फिल्म मेकर हूँ, मैं तो बॉलीवुड के लेवल की भी फिल्म नहीं बना सकता, तो ये नहीं है कि आप बॉलीवुड ही देखते रहेंगे इंस्पिरेशन के लिए। आप चले जाइए हॉलीवुड, आप चले जाइए फ्रेंच सिनेमा, जर्मन सिनेमा, कहीं भी जाइए, कुछ भी देखिए, अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो देखिए। पर एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को। हाँ, क्योंकि कीन ऑब्जर्वेशन जो है ना, जी, किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टैलेंट है जो किताबों से नहीं आता। जी, ये आपको खुद ही डेवलप करना पड़ता है। और अगर आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाजी मार ले गए। बाजी मार गए आप होते कोई और हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव एक अलग आदमी है, जी, पर वो इतना ऑब्जर्व कर चुका अमिताभ बच्चन को कि एक मोमेंट पे वो खुद अमिताभ बच्चन हो जाते हैं, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन की पावर है। तो जब वो राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन हो सकता है, हाँ, कुछ देर के लिए, तो हम यहाँ एक छोटे से शहर में बैठे हॉलीवुड के डायरेक्टर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है ना। तो ऑब्जर्वेशन के लिए पैसे नहीं लगते, उसके लिए कोई स्किल खरीदना नहीं है, कहीं जाके सीखना नहीं है ना, अपने आप बस ऑब्जर्व करना है। और हर चीज़ ऑब्जर्व कीजिए। जी, ऑब्जर्वेशन एक गिफ्ट है, हाँ, अपने आसपास सभी कुछ, सब कुछ आप सीख सकते हैं दुनिया में बिना किताब पढ़े, अगर आप ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हैं और ऑब्जर्व करने के काबिल हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है सभी को, खासकर आपके साथ तो मतलब यूथ कनेक्टेड ही है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे जब हम अभी बात कर रहे थे क्लास की, कि भाई क्लास में अटेंशन नहीं है, तो वो भी ये कि एक स्टूडेंट अपने आसपास, अपने टीचर को, अपने माँ बाप को, अपने आसपास की होती हुई चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि वहाँ क्या हो रहा है ना, मुझे कहाँ फिट होना है। हम लोगों ने जब ऑब्जर्व कर लिया तो मालूम हो गया ये हमारे लिए ये नहीं है, इधर कहीं फिट होना है ना। तो वो चीज़ लैक कर जाती है जी, और फिर आप परेशान रहते हैं हमेशा। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व कीजिए हमेशा। तो आप सभी ने देखा सर हमारे बीच में जुड़े, और सर के पास मैंने बहुत ही स्पेशली रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर आप प्लीज़ हमारे लिए 1 घंटे का टाइम निकाल करके आइए। तो सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो देखिए क्या होता है कि सर हमारे पास आते हैं या हमारे और भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, तो उनकी जो लाइफ में चीज़ें हुई रहती हैं तो वो हमसे शेयर करते हैं। तो उन सब चीज़ों से, जैसे कि जो गलतियां उन्होंने की हैं, उनसे हम लोग को सीखने को मिलता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट टाइम भी हम ट्राई करेंगे कि हम प्रशांत सर को जल्दी ही बुलाएं अपने पॉडकास्ट चैनल में।
तो थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए शिद्दत स्टूडियोज़, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो में लिख दीजिए। और सर से जुड़ने के लिए हम सर के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।